बलोच के कंसेंसस के बगैर अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपना लॉस करेंगे, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है और यहाँ पर जो ये लुटेरे हैं ये कब्जागीर हैं, घुसपैठिए हैं। हमने और किसी ने भी किसी चीनी को आज तक ग्रोसरी लेते हुए कहीं जाते नहीं देखा। उन्हें मूव करने के लिए भी पूरा पाकिस्तानी आर्मी का कॉन्वॉय साथ रखना पड़ता है। तो ये किस तरह की इन्वेस्टमेंट है? पछताना तो होगा। आज पछता रहे हैं या कल पछताएंगे। आज से पहले इतनी यूनिटी और आज से पहले इतनी क्लैरिटी, यानी बलूचिस्तान के हर कोने से फ्रीडम फाइटर्स इकट्ठे हुए। बलूचिस्तान के हर जो क्लास है उसके लोग इकट्ठे हैं। तो हमें तो 60 मिलियन बलोचों का इश्क है। हम 60 मिलियन टाइम्स जान दे सकते हैं। हमने अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाकर दुनिया के सामने ये रखा कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला नहीं है। हम अपनी स्टेटहुड क्लेम करते हैं, हम अपना मुल्क क्लेम करते हैं। बलोच को ट्रीटमेंट दे, अगर कोई बलोच को एजुकेट करे, ये उसको कहते हैं तुम टेररिस्ट हो। कि जब आप पिछले बार आई थी भारत, तब ये निर्वासित सरकार नहीं बनी थी। आज आप निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री हैं और ये भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। इस सरकार को बनाने के लिए क्या चैलेंजेस, और अभी जो है वो आपको कितना ख़तरा महसूस रहता है, क्योंकि आप बलूचिस्तान नहीं जा पाती हैं जहाँ तक मेरी जानकारी, क्योंकि आपको बाहर ही रहना पड़ता है। ऐसी निर्वासित सरकार चलाना, उसमें समर्थन पाना लोगों का, ये कितना बड़ा चैलेंज है? बहुत बड़ा, नियर टू इम्पॉसिबल होता है ये तो। क्योंकि जो आप देखें हिस्ट्री, जो गवर्नमेंट्स हैं इन एग्जाइल में, जो निर्वासित सरकारें हैं, उनमें तकरीबन तमाम किसी वर्ल्ड पावर की, किसी नेबरिंग कंट्री की मदद से बनाई गई। आपके पास अपने मुल्क में मिसाल है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट इन एग्जाइल जब यहाँ बनी, भारत की सरकार ने बना के दी। तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल जब बनी, भारत की सरकार ने बना के दी। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इन एग्जाइल भारत की सरकार ने नहीं बना के दी, भारत की जनता ने हमें ज़मीन दे दी। भारत की जनता बलोच के साथ है। इस वक्त जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, यूगर्स की गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, दुनिया में जितनी गवर्नमेंट्स इन एग्जाइल हैं, उनको बहुत बड़ी वर्ल्ड पावर्स की सपोर्ट है। हम अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें हमारे साथ जो जुड़े हैं, हमारे दोस्त जुड़े हैं, अखंड भारत फोरम के साथी हमारे साथ हैं, राजश्री जी हैं और सरदार रवि रंजन सिंह है। उनकी जो विजडम है, विजन है और उनका जो प्यार है, मोहब्बत है, जब हम बहुत थक जाते हैं तो इनके पास आ जाते हैं, थोड़ा एनर्जी ले लेते हैं, फिर जाते हैं लड़ने के लिए। तो ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये है कि जो हमारी टीम है, इसमें वो लोग शामिल हैं जो मेरे फादर के साथ काम करते रहे हैं बलूचिस्तान के नेशनल राइट्स के लिए। और वो सीनियर लोगों का इतना एक्सपीरियंस है कि 2 बार ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाने की कोशिश की गई और ना बन सकी। तो जो कमी थी, जो लूप होल्स थे, जो मिस्टेक्स थे, उसको कैसे कवर करना है, तो उन सब का जो एक्सपीरियंस है और जो विज़न है और जो सपोर्ट है, तो वो टीम बहुत अच्छी है। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मुझे तो सामने उन्होंने किया हुआ है। वो टिप ऑफ द आइसबर्ग मुझे दिखा रहे हैं, जो पूरा आइसबर्ग है वो तो जब दिखेगा तब दिखेगा, बट अच्छा है। आपकी सरकार तो वहाँ बनी है, लेकिन एक सवाल जो हिंदुस्तान भारत के लोगों के जहन में भी आता है, बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, तांबा, सोना, यूरेनियम, सब कुछ है वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद ना पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा पाया है और बलूचों की तो हालत बद से बदतर वहाँ हुई ही है। तो क्या ये संघर्ष भी इसकी वजह हो सकता है कि संघर्ष के चलते उन संसाधनों का सही उपयोग भी नहीं हो पाया है? देखिए, ये जो अभी तक जो पाकिस्तान चल रहा है, उसी पे चल रहा है। इतना वो खींच रहे हैं कि जिस पे चल रहा है। लेकिन
जो पहले तक सिचुएशन थी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, उसमें मुश्किल थे, मगर अब इनके लिए कुछ निकालना बहुत रिस्की हो गया है। अब पाकिस्तान आराम से वहाँ से कुछ नहीं निकाल पा रहा, और जो इन्होंने इन्वेस्टर्स इंटरनेशनल बुलाए और उनको भी फंसा दिया अपने साथ। हमने उन्हें बहुत क्लियर बता दिया था कि बलूच के कंसेंसस के बगैर अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपना लॉस करेंगे, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है और यहाँ पर जो ये लुटेरे हैं, ये कब्ज़ागिर हैं, घुसपैठिए हैं, इनको कोई लीगल राइट नहीं है बलूचिस्तान की ज़मीन को या बलूचिस्तान के रिसोर्सेज या हमारे पोर्ट्स पर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ कोई डील करने का। जब तक बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होता, बलूचिस्तान की जो सोवरेन गवर्नमेंट होगी वो डिसाइड करेगी कि कहाँ इन्वेस्ट किसको करना है और क्या करना है। जब तक ये नहीं होता, आप लोग या दूर बैठिए या बलूच की मूवमेंट में हमारा साथ दीजिए, कल देखेंगे। इसके बावजूद भी चाइना ने ग्वादर पोर्ट ले लिया, ये अलग बात है। आपको लगता है आज चाइना पछता रहा होगा? हाँ, चाइना से जो पैसा था या जो फंडिंग थी, उससे जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं उन्होंने पापा जोन्स पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइज ले ली, आइलैंड्स ख़रीद लिए, ऑफशोर कंपनीज़ बना ली, अपनी फैमिलीज़ को शिफ्ट कर दिया कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में। पर चीन के हाथ क्या आया? चीन ने पहले तो ये चाहा होगा कि मेरे जो पुराने सड़े हुए कोयले से चलने वाले जनरेटर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मैं वो इनके गले डाल दूंगा, और जितनी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं इन्वेस्टमेंट उनके ज़रिए आएगी, सामान चीन का होगा, लेबर चीन की होगी। ये कॉलोनियल प्लान था चीन का भी। चीन को इतना इनोसेंट नहीं है इसमें। पर दो चोर एक दूसरे को टकरा गए हैं, और इसमें जो मेगा प्रोजेक्ट का जो उन्होंने नाम लिया है, ना वो बन सका है, ना अभी तक तो उसे एक्टिव हो जाना चाहिए था, ना उस पर कोई काम हो सका है। हमने और किसी ने भी किसी चीनी को आज तक ग्रोसरी लेते हुए भी कहीं जाते नहीं देखा। उन्हें मूव करने के लिए भी पूरा पाकिस्तानी आर्मी का कॉन्वॉय साथ रखना पड़ता है। तो ये किस तरह की इन्वेस्टमेंट है? तो पछताना तो होगा। आज पछता रहे हैं या कल पछताएंगे। ये जो संघर्ष की लड़ाई 74 साल से चल रही है, आपको क्या लगता है आज 74 साल बाद अभी वो किस मुकाम पर है, उसमें आप क्या देखते हैं? सबसे जो पावरफुल फेज़ है हमारी क्रांति का, हमारे आंदोलन का, हमारी लिबरेशन मूवमेंट का, वो आज है। आज से पहले इतनी यूनिटी और आज से पहले इतनी क्लैरिटी, यानी बलूचिस्तान के हर कोने से फ्रीडम फाइटर्स इकट्ठे हुए हैं। बलूचिस्तान के हर जो क्लास है उसके लोग इकट्ठे हैं, और इस वक्त जो बलूच लीडरशिप है वो हाईली एजुकेटेड लोगों के हाथ में, चाहे वो बलूच सेना हो, चाहे वो बलूच लोग जो शहरों में और बाज़ारों में और प्रेस क्लब्स के सामने पीसफुल प्रोटेस्ट्स कर रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो रही है, एडवोकेसी हो रही है। बलूच जो हाईली एजुकेटेड, और हम उसे कहते हैं ज़मीन ज़ादे, जो ज़मीन के बच्चे हैं। हम कोई राजे महाराजे नवाब सरदार नहीं हैं, हम गरीब बलोचों के बच्चे हैं, हम माहीगीरों के बच्चे हैं, हम चरवाहों के बच्चे हैं, और हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स के बच्चे हैं। और इस वक्त बलोच मूवमेंट ये लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं, और ये सबसे लंबी मूवमेंट चल रही है। इससे पहले 4 साल, 5 साल, 6 साल एक आता था फेज़ और फिर गिर जाता था, पर अब पिछले 20 साल से ये मजबूत से मजबूत हो रही है, आगे से आगे बढ़ रही है। और फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि हमारी इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन हुई है। इससे पहले हमारे मसले को पाकिस्तान का इंटरनल मसला बना के दबा दिया जाता था, पर यूनाइटेड नेशंस में हमने रिप्रेजेंटेशंस देना शुरू किए और यूनाइटेड नेशंस ने हमें ओन किया। और दूसरी ये हुई कि हमने अपने स्टेटहुड का
क्लेम किया। हमने अपनी गवर्नमेंट एन एग्जाइल बनाकर दुनिया के सामने ये रखा कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला नहीं है, हम अपनी स्टेटहुड क्लेम करते हैं, हम अपना मुल्क क्लेम करते हैं। तो ये पहले ना हो सका था। और एक और जो बहुत बड़ी बात है कि एक तो ये कि जो कॉमन बलोच है वो लीडरशिप में है, दूसरा ये कि हमारी बच्चियां, हमारी जो विमेन फोक है वो लीडरशिप में है। आप जो प्रोटेस्ट देखें वो बलोच बच्चियां हैं, आप जो डिबेट सुने वो बलोच जो है यंग डॉक्टर्स हैं, यंग जर्नलिस्ट बच्चियां हैं, और वो उन्होंने इस मूवमेंट को टेक ओवर कर लिया है। तो ये मुझे इसमें इसलिए बहुत खुशी होती है कि 1973 में जब मैंने बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया तो मैं एक ही थी फीमेल, और अगर कोई प्रोटेस्ट होता था या हमारी मीटिंग्स होती थी तो 200 बलोच लड़के थे, उनमें से मैं एक हुआ करती थी, और मैं सब में जूनियर भी थी। मैं अपने स्कूल टाइम से जाके यूनिवर्सिटी और बोलान मेडिकल कॉलेज के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करती थी, वहाँ स्पीच करती थी, और वो मुझे अद्दी बोलते थे, बड़ी बहन। और जो एहतराम और जो प्यार, कई दफ़ा आपने सुना होगा मी टू मूवमेंट्स होती हैं कि हमें हरास किया गया, हमारे साथ ये हुआ, जिसमें बहुत बोल्ड आके महिलाएं बात करती हैं, मुझसे पूछती हैं कि आप जब अकेले थे, यानी मैं 30 साल मैं अकेली रही हूँ, 30 साल बलोच मूवमेंट में, मास मूवमेंट में कोई और लड़की नहीं थी, कोई और औरत नहीं आई। ये अब पिछले 15-20 साल से हमारी मूवमेंट में फीमेल बच्चियों की, नौजवान लड़कियों की जो एंट्री हुई है, तो ये बहुत बड़ी एक विजेता है मेरे लिए, पर्सनल मेरे लिए। चीज़ मैं यहाँ पूछना चाहूँगी आपसे, महिलाओं की जो एंट्री हुई है, पहली बात तो दो चीज़ें इसमें हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ के तौर पे देखा जाता है, अगर देखा जाए तो फीमेल एजुकेशन को लेके हमेशा माना जाता है जो पिछड़े हुए देश हैं, और ख़ास तौर से बलूचिस्तान जहाँ संघर्ष इतना चल रहा हो, वहाँ एजुकेशन को इतना महत्व दिया गया बलूचों के द्वारा, जबकि उनके ऊपर इतने अत्याचार हो रहे थे, नरसंहार हो रहे थे। और दूसरी बात, महिलाओं का इस तरह से भागीदारी करना बड़ी संख्या में, क्या ऐसा लगता है जो हमने खबरें यहाँ भारत में रह के सुनी है कि बलूचों के घर से उनके जो मर्द होते थे उनको उठा लिया जाता था, वो कई जो अभी डिसअपेयर भी हैं, गायब भी हैं, बच्चे जो थे वो गायब हो जाते थे, ये सब चीज़ें उन महिलाओं ने देखी हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी देख रही हैं। अगर हम 70 साल से देखें, क्या एक ये वजह है कि महिलाओं को ये समझ में आया कि हमें आगे आना होगा और उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की है? उसमें देखें, ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने खुद मार ना खाई हो और जिसके प्यारों ने मार ना खाई हो। तो यानी मैं खुद एनफोर्स्ड एब्डक्ट रही हूँ, मुझे उठा कर ले गए। एक महिला को, प्रोफेसर को आप टॉर्चर सेल में मारते हो, लहू लुहान। कब की बात है ये 2008। मुझे याद है कि मेरी राइट आंख से खून बह रहा था, पट्टी बांधी हुई थी कि मैं देख ना पाऊँ कौन है, वो डरते भी हैं हमसे। और तो मुझे महसूस हो रहा था कि खून बह रहा है या आंख फट गई है, और इस राइट आंख से मैं अब भी नहीं देख पाती। मेरे हस्बैंड को ले गए, ही वॉज अ फिल्म मेकर, और वो बलूच जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस थे उन पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। स्टूडियो को ऐसे तोड़ा उन्होंने जैसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी। स्टूडियो के इक्विपमेंट्स को तोड़ा, जो उठा सकते थे ले गए, लैपटॉप्स या जो कंप्यूटर्स ले जा सकते थे वो ले गए। उन पर ये टॉर्चर रहा कि तुम इसको डिवोर्स दे दो, कि ये बड़ी लीडर बनी फिरती है, कि सोसाइटी है जिसमें इस तरह की। उन्होंने कहा नहीं, मर जाऊंगा, बलोच का बच्चा हूँ, मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। जब वो 2 साल के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल और चीफ जस्टिस, उस वक्त मेरे फादर के फ्रेंड थे चौधरी इफ्तिखार, उनकी पर्सनल वो थी कि उन्होंने MI 313 से उनको निकलवाया, और ये था कि निकल तो गया है, दोबारा ले जाएंगे या मारेंगे। और फिर हम दोबारा छापे पड़ते रहे, तो हम
उन्हें फिर हमें निकलना पड़ा वहाँ से। बच्चे हम छुपाते रहे। 5 साल हमारी फैमिली एक दूसरे के साथ नहीं रही, जब हम सब अंडरग्राउंड थे, बच्चे भी, वो भी, मैं भी। और फिर हम निकल गए अफ़गानिस्तान। तो ये जो प्रोटेस्ट कैंप है, इसको स्टार्ट करने वाली मेरी मदर इन लॉ थी, और उनके साथ नसरुल्लाह बलोच थे, जो जिनके अंकल को उठा लिया गया था, वो आज तक नहीं मिले, अली असगर बंगुलजई को। और ये जो वो ऐसा वक्त था कि घर पे कोई नहीं होता था, बच्चे भी प्रोटेस्ट में होते थे, घर की औरतें भी प्रोटेस्ट में होती थी, मर्द होते ही नहीं थे, या उठा लिए गए या कहीं छुपा दिए, हमने छुपा दिए कि उठा लिए जाएंगे। तो कुछ रहा नहीं कि औरतों को, बच्चियों को आकर अगले जो फील्ड में जो आगे आकर लीडरशिप को संभालना पड़ा, और इसमें इतने धक्के खाए। आप देखें, एक बच्ची है महरंग, डॉक्टर महरंग, उसके फादर हमारे साथी थे, हम इकट्ठे थे, और वो बहुत प्यारे इंसान थे, गफ़ार जान बहुत ही कमिटेड एक्टिविस्ट थे। और उनको एक दफ़ा पहले उन्हें उठा कर ले गए, उन्हें बहुत टॉर्चर किया। फिर मेरी मीटिंग उनसे हुई, खुजदार में, जेल में थे वो, और जब वो जेल से निकले थोड़े दिनों बाद फिर उन्हें उठा लिया, और फिर कुछ दिनों बाद उनकी म्यूटिलेटेड बॉडी मिली। महरंग छोटी सी बच्ची थी, वो इस दर्द और इस तकलीफ़ में बड़ी हुई है। समी, आप देखें, समी दीन मोहम्मद, छोटी सी बच्ची है, सर्जरी हुई है, बच्ची हॉस्पिटल में है, बाप को उठा के ले जाओ। डॉक्टर दीन मोहम्मद हमारे साथी थे, उनको ले गए, आज तक उनका पता नहीं है। उनका क्या क्राइम था कि वो फ्री ट्रीटमेंट देते थे लोगों को, वो जिस जगह पे काम करते थे वहाँ के लोगों को एजुकेट करते थे। तो अगर कोई बलोच को ट्रीटमेंट दे, अगर कोई बलोच को एजुकेट करे, ये उसको कहते हैं तुम टेररिस्ट हो। मेरी एक एनजीओ थी, उसको इन्होंने बैन किया, सिर्फ ये बोल के कि ये बीएलए को सपोर्ट करती है। हाउ? क्योंकि ये एक हॉस्पिटल चला रही है मरी कैंप में, और वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट है। तो जब आप किसी को ट्रीट करें, एजुकेट करें, तो ये उनके लिए टेररिज्म है, क्योंकि बलोच को ज़िंदा रखना टेररिज्म है। तो उसमें अब आप ये देखें कि वो बच्चियाँ जिन्होंने इतने दर्द उठाए हैं, इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं, वो बच्चियाँ जब बड़ी होंगी, हुरा है, हुरा छोटी सी बच्ची से लेकर आज तक इसी आंदोलन का हिस्सा है। उसके घर के बहुत लोग इस वक्त या जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, या इस स्ट्रगल का एक एक्टिव हिस्सा हैं। अब ये बच्चियों ने जब लीडरशिप संभाली है, तो ऐसी कौम को जिसके बच्चे इतने सारे एक इम्तिहान देकर, इतने टेस्ट देकर भी पीछे नहीं हटते, तो उनको आप कभी डिफीट नहीं कर सकते। ये एक ऐसी हिम्मत है कि जिसको देख के जो लोग अपने घरों में बैठना चाहें भी नहीं बैठ पाते, कहते हैं कि हमें जुड़ना चाहिए। जब ये इतनी हिम्मत कर रहे हैं, जब ये इस सारी जो स्ट्रगल है, मुझसे बच्ची ने पूछा था वहाँ, एक जर्मनी में एक यूरोपियन किसी चैनल से मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, तो उसने कहा आपको क्या चीज़ ये करवाती, क्या चीज़ है, आपको कर कैसे पाते हैं आप लोग ये सब? मैंने कहा वी डू इट आउट ऑफ लव, बट I don't know what is the word, what is the meaning of that feelings what we have, what you call it in your language, I don't know. We call it ishq. इश्क लव से मिलियंस टाइम्स गहरा होता है, और उसकी वार्मथ भी मिलियंस टाइम्स ज़्यादा होती है। अब मुझे नहीं पता उसका क्या, और किसी और वर्ड में उसको आप कैसे, तो इश्क आपसे कुछ भी करवा लेता है। इश्क के लिए आप एक शख्स के इश्क के लिए
आप देखते हैं कि लोगों ने जाने दी। जुनून होता है इसमें, जुनून के साथ। तो हमें तो 60 मिलियन बलोचों का इश्क है, हम 60 मिलियन टाइम्स जान दे सकते हैं।